चलिए बात करते हैं 2021 के लोकतंत्र सूचकांक। जी हाँ, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जो कि जारी हुआ है अभी, और ये 2021 के जो डाटा है उसके आधार पे इसे जारी किया गया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको जारी कौन करता है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये ब्रिटेन की संस्था है, ठीक है, ब्रिटेन। क्या देखिए, जानना जो जानना जरूरी है सबको जानेंगे हम लोग। तो क्या हो गया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन, ठीक है। किसको, तो ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये जारी कौन कर रहा है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो ब्रिटेन की संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और जो इसमें जारी किया गया है इसको देखेंगे एक अलग अंदाज में, इंटरेस्टिंग वे पे हम लोग इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स का मतलब क्या होता है। और फिर पोस्टमार्टम करेंगे कि एथेंस को ही क्यों लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, जबकि मैं अभी कई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा जो ये बताएगा, साबित करेगा कि लोकतंत्र का जो आधार है या फिर जो बुनियाद है वो कैसे भारत से जुड़ा हुआ है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लोकतंत्र सूचकांक में अभी जो नया रैंकिंग आया उसमें 167 नेशन है, ठीक है। 167 जो जारी किया गया है 167 देशों का, और उसमें इंडिया का जो है पोजीशन ये जानते हैं ओनली 46। अब इंडिया का 46 है 167 नेशन में, और मैं बता दूं कि चाइना का हमसे +100 से भी आगे है, ठीक है, या फिर रसिया का 100, या फिर कई ऐसे देश हैं। अभी उन लिस्ट में सभी देशों को तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट देशों को देखेंगे आगे है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थिति वैसी नहीं है जैसा कि वेस्टर्न जो मीडिया जो एक हैवॉक क्रिएट करके रखा हुआ कि इंडिया में लोकतंत्र सही नहीं है, डेमोक्रेसी है नहीं। तो और उसको आजकल जो सोशल मीडिया या फिर इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल लीजिए, कुछ बहुत महानुभाव लोग क्या बोलते हैं, भारत में लोकतंत्र सही नहीं है। कुछ भाई बंधु तो आज़ादी चाहिए चलते रहता है, और फिर लोकतंत्र को दोष देना। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये हकीकत बता रहा है, और ये क्या ये बता रहा है विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति, और भारत में लोकतंत्र की जो क्या स्थिति है उसको बता रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है जो ब्रिटेन के द्वारा ये डेटा कलेक्ट करके जारी किया जाता है, तो इसमें क्या है कि इसको कैटेगरी किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। एक्चुअली जो कैटेगराइज किया जाता है ना, उसका जो बेस है वो 10 पॉइंट पर है, ठीक है, 10 पॉइंट्स। अब 10 पॉइंट्स में क्या है कि जो 8 से अधिक लाया उसको पूर्ण लोकतंत्र कहा गया। 8 से अधिक, ठीक है। चलिए इसको 8 से अधिक को क्या हो, पूर्ण लोकतंत्र। जो ज़रूरी है सबको जानेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी का अटेम्प्ट ले रहे हो या सबसे लोअर लेवल का एग्जाम अटेम्प्ट ले रहे हो, इंटरनेशनल रैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। और आजकल जो ट्रेंड में है वो है कि भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों का भी रैंकिंग पूछ दिया जाता है। अगर आप झारखंड में एग्जाम दे रहे हैं तो जान रहे हैं कि जेएसएससी ऐसा कई बार कर चुका है। चलिए फिर 8 से 6, अगर 6 के बीच रैंकिंग है तो ऐसे इतने पॉइंट वाले को क्या बोला जाता है, दोषपूर्ण लोकतंत्र। क्या, तो दोषपूर्ण लोकतंत्र। अभी इसका मज़ेदार कहानी आएगा, देखेंगे कि कैसे भारत की स्थिति जो 46 है उसके पीछे का क्या रहस्य छुपा हुआ है, और कैसे इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या फिर इंडियन स्टेट्स लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कैसे अच्छा कर रहे हैं उसको भी देखेंगे। चलिए फिर 6 से 4 जो है, देखिए 6 से 4 पॉइंट अगर है तो इसको क्या इसको हाइब्रिड बोल दिया गया, इसको बोला गया हाइब्रिड। समझ गया हाइब्रिड। अब क्या है हाइब्रिड देख लीजिए। अब हाइब्रिड में दोनों को जोड़ लिया। चलिए अभी तुरंत हाइब्रिड को और अच्छे से समझा दे रहे हैं। देखिए समझना ऐसा है कि दोबारा देखना ना पड़े।
अगर दोबारा देखना भी पड़े तो सब कुछ जहन में आ जाए, याद करने का तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं। 4 से कम अगर हो तो हो गया सत्तावादी। 4 से कम, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि याद ना करना पड़े, फोकस बस उसी में। सत्तावादी क्या, तो लोकतंत्र। देखिए कुछ बातें हैं जानना जरूरी। अब देखिए मैंने यहाँ खाली छोड़ा था, ये हाइब्रिड लोकतंत्र क्या है जानते हैं? दोषपूर्ण, अब आपको ध्यान में कभी नहीं भूलेंगे आप, दोषपूर्ण प्लस सत्तावादी है, सिंपल। सत्तावादी, दोषपूर्ण सत्तावादी लोकतंत्र जो है उसी को कंबाइंड रूप में क्या बोल रहे हैं हम लोग? हाइब्रिड लोकतंत्र। इसका मतलब जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट से अधिक लाने पर पूर्ण लोकतंत्र, 8 से 6 के बीच अगर है तो क्या हो गया? यह दोषपूर्ण लोकतंत्र। 6 से 4 के बीच हो गया तो हाइब्रिड मतलब दोषपूर्ण या सत्तावादी लोकतंत्र, और 4 से कम होने पर क्या हो गया कि सत्तावादी लोकतंत्र। ठीक है, चलिए तो ये एक पॉइंट्स हो गया और इसी आधार पे एक रैंकिंग बना। ठीक है, और जो रैंकिंग बना उसमें चलिए रैंकिंग के बारे में भी चर्चा कर लेंगे और फिर देखेंगे हमारा इंडिया और उसके पड़ोसी राज्यों की क्या स्थिति, पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए, राज्यों की बात इसीलिए जहन में आ रही है क्योंकि अभी मैं जनसंख्या को रिलेट करूंगा इससे। अब देखेंगे कैसे कि ये कितना डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, आसानी से इसको एक बार देखने से ही समझ में आ जाए। चलिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं सबसे पहले। विजिबल होना चाहिए, चीज़ समझ में आ जाए, मुख्य उद्देश्य यही है ना। कि इसमें देखना क्या है, इसमें इंडिया को तो देखना ही देखना है, इंडिया के पड़ोसी देशों को भी देख लेना है और एक बार देखना है फिर भूल जाना है, क्या दिमाग में रखना है और भूल जाना है कि याद भी करना है, क्योंकि ये पूरी तरह से फिर एक बार याद आ जाएगा, जहन में रहना ही रहना है। चलिए तेजी से आप देख लेते हैं, हम लोग इसमें रैंकिंग की बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडिया की रैंकिंग। तो इंडिया जो है, मैंने पहले जैसे कहा था कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 46। ठीक है, इंडिया की 46 हो गई। अब चलिए इसके आसपास के देखें, मैंने कहा था कि एग्जाम में आजकल ये पैटर्न चला हुआ है कि पड़ोसी देशों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है ना, तो उसको देख लेना ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो देखना है वो ये है कि श्रीलंका जो है वो है 67 रैंक। ऑब्वियस है कि अभी का जो क्राइसिस है इससे पहले की बात होगी तो श्रीलंका 67 है। फिर बांग्लादेश जो है वो है 75। देखिए लोकेशन से समझ में आ जाएगा कौन सा देश का बात है। फिर 81 जो है ये भूटान। फिर नेपाल आता है, नेपाल 101। पाकिस्तान 104। ठीक है, 104। अब हमारे पड़ोसी देश में कौन बचा? चाइना, अफगानिस्तान और म्यांमार। चाइना 148। मैंने क्या कहा था कि चाइना का हमारे रैंकिंग से 100 प्लस से भी ज़्यादा है और 166। चलिए यहाँ लिखते हैं 166। ठीक है, यह म्यांमार। और ऑब्वियस है सबसे बुरी स्थिति जो तख्ता पलट हुआ, तालिबान 167। कहाँ? अफगानिस्तान। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिख रहा है कि हमारा पोजीशन लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में कैसा है पड़ोसी देशों की तुलना में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी था। मैप के माध्यम से अगर जान रहे थे इसमें क्या है कि भूलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है या फिर ना के बराबर। आप निश्चित रूप से एग्जाम में सही तरीके से अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब क्या है कि अब थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करना है कि जो टॉप में देख लीजिए, चलिए टॉप 10। ठीक है, चलिए क्या देखेंगे हम लोग? अभी देखेंगे टॉप 10 में जो है वो कौन सा है। तो जैसे टॉप 3 तो जानना ही जानना है कि नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। चलिए नॉर्वे थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये, अभी पॉपुलेशन के साथ जब करेंगे ना, इसीलिए न्यूजीलैंड थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन डिटेल्स जानना जरूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये न्यूजीलैंड। और फिर हो गया फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। नॉर्वे टॉप 1 नंबर, 2 नंबर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड।
स्वीडन, और पांचवा जो है वो आइसलैंड है। पांचवा जो हो गया आइसलैंड। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसमें देखिए क्या है कि इसके पॉपुलेशन को अगर आप रिलेट करेंगे ना तो बहुत कुछ नया आंकड़ा आपको दिखेगा। नया आंकड़ा इन द सेंस क्या, चलिए पहले तेजी से देख लीजिए कि जैसे नॉर्वे का पॉपुलेशन जानते हैं मात्र 55 लाख लगभग की बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड 48 लाख, फिनलैंड 55.5 लाख, ठीक है। आप देखिए स्वीडन जो है, स्वीडन 1 करोड़, आइसलैंड 3.5 लाख, और ये है 3.5 लाख। टॉप 5 का जो देख रहे हैं हम लोग, तो टॉप 5 में देखिए पॉपुलेशन की क्या स्थिति है। तो नॉर्वे या न्यूजीलैंड देखिए या फिर फिनलैंड देखिए, ये तीनों का मिलाकर लगभग कितना हो रहा है कि 1.5 करोड़ पॉपुलेशन, 3 देश मिलाकर। अब जानते हैं मुंबई का पॉपुलेशन कितना है, 1 करोड़ 25 लाख, वो भी 2011 के सेंसस में। 2021 के बाद मतलब जो ड्यू है सेंसस, उसमें क्या पोजीशन होगा आसानी से आप समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए जैसे कि मैंने क्या कहा कि ये 3 को अगर आप मिला लेते हैं ना तो लगभग 1.5 करोड़ होता है। उतना ही पॉपुलेशन मुंबई का है। अब बताइए ये 3 जो देश है, यहाँ के डेमोक्रेसी का अच्छा पॉइंट होने के पीछे जो लॉजिक होगा, उतना ही डिफ़िकल्ट क्या मुंबई के मेयर का पोस्ट नहीं है, क्योंकि मुंबई के मेयर भी तो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए हैं। मैं सीएम की बात नहीं कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, सिर्फ मुंबई के मेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुंबई का मेयर की जो जिम्मेदारी है वो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा चलाए गए लोकतंत्र से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑलमोस्ट, या फिर इक्विवेलेंट है। इतनी मुश्किल बात है। आप इंडिया को छोड़ दीजिए, अभी तो सिर्फ एक शहर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या सिर्फ एक शहर की बात कि एक शहर मुंबई में मेयर का जो काम है वो लगभग उतना ही मुश्किल काम है जितना नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किया जा रहा लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाया जा रहा शासन है। उसी तरह मुंबई के मेयर को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चयनित किया गया है और वो भी उसी लोकतांत्रिक ढंग से सिस्टम को चला रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखिए क्या है। अब देखिए जैसे कि आइसलैंड का पॉपुलेशन देख रहे हैं मात्र 3.5 लाख, टॉप 5 में है। अब आप जानते हैं इंडिया का जो सबसे कम पॉपुलेशन है, इंडिया का जो सबसे कम जनसंख्या है, जानते हैं कहाँ है? वो है सिक्किम स्टेट में। वो लगभग 6.5 लाख के आसपास, सिक्किम का पॉपुलेशन 6.5 लाख के आसपास, और ये आइसलैंड का पॉपुलेशन 3.5 लाख के आसपास। अब देखिए सिक्किम स्टेट जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट, उससे भी आधा जनसंख्या किसका, आइसलैंड का है। तो क्या आइसलैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन करना अपेक्षाकृत आसान नहीं है? क्योंकि जनसंख्या इतना कम है, तो स्वाभाविक है कि प्रोटेस्ट भी कम, और फिर उसके लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनी हुई जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है, तो उसकी समस्याओं का निदान भी करना आसान होता है। तो लगता है कि गवर्नमेंट अगर पर्सन टू पर्सन कनेक्ट कर पा रही है, यही तो लोकतांत्रिक सफलता का आधार है। लोकतांत्रिक रूप से सफल कौन है? वो निश्चित रूप से सफल होगा जिसमें हर व्यक्ति तक सरकार पहुंच पा रही है। यही लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र और कुछ नहीं है। लोकतंत्र तो बस यही है कि जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वही है। जैसे डेमोक्रेसी है, आप जानते हैं डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी जो है एक ग्रीक शब्द है, और डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है, और ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जन साधारण का शासन। तो जनता का शासन ही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी अभी हम लोग देख रहे हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि अभी सिर्फ टॉप 5 को अगर हम ले रहे हैं, तो अगर आप देखिए इसका पॉपुलेशन मिलाइए टॉप 5 का, तो लगभग कितना हो रहा है उधर? 1.5, 1, 2.5, मतलब 3 करोड़ के आसपास भी नहीं होगा। आप जानते हैं झारखंड जैसा छोटा स्टेट का जनसंख्या भी 3 करोड़ से अधिक है, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन के कारण यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना काफ़ी आसान है। अगर आप इसमें टॉप 10 को ले लेंगे ना, जैसे टॉप 10 में आपका डेनमार्क, आयरलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ये सभी को अगर मिला लेते हैं तो लगभग 9.5 करोड़ जनसंख्या होती है, मात्र 9.5 करोड़, ठीक है।
देख लेते हैं। नहीं, टॉप 5 देखिए, टॉप 10 पूछा नहीं जाएगा, एक मतलब एक डेटा बताने के लिए मैंने बता दिया कि टॉप 10 में देखिए, टॉप 5 में तो आप देख रहे हैं कि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और 6 नंबर में डेनमार्क, 7 में आयरलैंड, 8 में ताइवान, 9th में ऑस्ट्रेलिया और 10th में स्विट्जरलैंड। अगर सबको मिला ले तो लगभग 9.5 करोड़ जनसंख्या हो रहा है। टॉप 10 देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो टॉप 10 में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये है कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ये जो आइसलैंड है, आइसलैंड का पॉपुलेशन नोटिस कीजिए, ये है 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख के आसपास। आप जानते हैं कि इंडिया में स्टेट वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्टेट वाइज पहले कहा कि जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा सिक्किम है, सिक्किम की जनसंख्या भी 6.5 लाख है, ठीक है। ये आइसलैंड देश है जिसकी जनसंख्या क्या है, तो 3.5 लाख है। चलिए अब आप एक आश्चर्यजनक रिकॉर्ड देखिए कि भारत में सिटी जो शहर होता है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से शहरें होती हैं, उसका भी रैंकिंग होता है। और आप जानते हैं 3.5 लाख जनसंख्या के साथ 131वां जो शहर है हमारा, जानते हैं 131वां जो सिटी है वो है मथुरा। इसका मतलब समझिए कि जो आइसलैंड देश है, जो टॉप 5 में 5वां देश है जहां लोकतांत्रिक सूचकांक में, उससे ज़्यादा तो हमारे देश में 130 शहर की जनसंख्या है, मतलब 3.5 लाख से ज़्यादा है। तो क्या 100 इससे ज़्यादा जो 130 शहर है वहाँ के मेयर की जिम्मेदारी क्या आइसलैंड के राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेदारी से कम है? नहीं है। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर दोहरा दूँ, मेयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी कम जनसंख्या वाली बात है। तो निश्चित रूप से जिसकी जनसंख्या जितनी कम होगी वहाँ आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था, चूँकि % टू % टच करना आसान होता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वाभाविक रूप से प्रभावी होगा। वही तो बातें हो रही है। अब चलिए बात आता है ना कि लोकतंत्र जो है, सीधे सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, तो उसका क्रेडिट किसको दे दिया जाता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्रेडिट सीधे दे दिया जाता है किसको? थोड़ा सा परिचर्चा होना चाहिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब सीधे एथेंस पहुंच जाते हैं। और एथेंस में क्या कहा? एथेंस से लोकतंत्र का, एथेंस से क्या हुआ कि लोकतंत्र एथेंस से, और क्या तो 600 ईसा पूर्व। चलिए इसको एक और रख लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के लगभग सभी बुक्स में क्या है कि यही लोकतंत्र की शुरुआत एथेंस 600 ईसा पूर्व। अब भारत में भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोगों का समूह जिसको विदेश बहुत भाता है, उसको बस विदेश में लिखे हुए पुस्तक को क्या करना है, अपने तरीके से लिख देना है, लेकिन जांच पड़ताल नहीं करना है। इसलिए भारत में मान्यता होगी कि लोकतंत्र की शुरुआत एथेंस में हुई। अब चलिए मैं साबित करता हूँ कि कैसे लोकतंत्र की शुरुआत भारत में हुई है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये देखिए कि जब लोकतंत्र की बात करेंगे तो ऋग्वेद, और ऋग्वेद कब लिखा गया? चलिए देखिए इसको, ऋग्वेद इसका कालखंड कब का है? ये है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख किसका है? सभा और समिति का। किसका? तो सभा और समिति। सभा और समिति क्या था? जनसाधारण, मतलब अभी का जो जैसे हमारे संसदीय व्यवस्था में लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह इसको समझिए। सभा आम लोगों की सभा मतलब लोकसभा, और समिति विशेष लोगों की सभा मतलब राज्यसभा। जैसा कि एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो सभा और समिति का उल्लेख 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि सभा और समिति जो है, इसमें महिलाएं भाग लेती थी। अब आप कहिए, आप किसी भी बुक में देखिए आपको क्या मिलेगा कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित कौन कर रहा है? तो आप देखेंगे USA, तो न्यूजीलैंड, ऐसे देशों का नाम। कब का? तो 1700 या 1800 ईस्वी में हम बात कब कर रहे हैं? 1500 से 1000 ईसा पूर्व की। उसमें भी महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी, ठीक है। एक उदाहरण अभी मैं तुरंत बताऊंगा कि एथेंस कैसे नहीं है, एक ऋग्वेद का उदाहरण। चलिए फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए, दो जो ग्रंथ है, एक बुद्ध धर्म का जिस अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख, और इसी तरह जैन धर्म का भी एक पवित्र ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। और आपको मैं बता दूं कि ये 16 महाजनपद में से वैशाली, लिच्छवी और कंबोज, मैं क्या कर रहा हूँ, वैशाली प्लस लिच्छवी प्लस
कंबोज, ये तीनों जो है इसका उल्लेख 16 महाजनपद में से 3, और इसका उल्लेख है आपका गुंतर निकाय बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ में और भगवती सूत्र जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ में उल्लेख है। और इसमें से उल्लेख क्या है कि 16 में से ये 3 जो है यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। कहाँ? तो वैशाली, लिच्छवी और कंबोज में। समय किस समय का? तो 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब नोटिस करते जाइए, यहाँ एक उल्लेख ये हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, उसमें महाभारत में 18 पर्व है और उसमें से एक पर्व है शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व में संसद शब्द का उल्लेख है। महाभारत के, ध्यान से सुनिए, महाभारत के शांति पर्व में संसद शब्द का उल्लेख है। और संसद का मतलब क्या? सभा। ठीक है, मैंने सभा मतलब लोगों का सभा। तो अब महाभारत के जो शांति पर्व है उसमें संसद शब्द का, आज भी हम संसद का उल्लेख कर रहे हैं और वो उस महाकाव्य में भी है। ठीक है, तो महाभारत में भी ये बात है कि संसद मतलब लोगों की सभा। फिर ऋग्वेद में सभा और समिति, वैशाली, लिच्छवी, कंबोज प्रूवन लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट है, यहाँ कहीं किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा झारखंड की बात कर ले। तो झारखंड में जो मुंडा जनजाति है, ठीक है, मुंडा जनजाति में भी 600 ईसा पूर्व इसमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन था। अब जानते हैं सुतिया पहान, ऋषा मुंडा, ठीक है ना, तो इसमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन। तो अब ध्यान से आप देखें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत अब सीधे क्रेडिट एथेंस को। क्यों भाई, क्यों एथेंस को? जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो लिखा गया उसमें सभा और समिति का उल्लेख है। और सिर्फ सभा और समिति लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचायक नहीं बल्कि इसमें महिलाएं भाग लेती थी, बहुत बड़ी बात है। और अब जानते हैं कि ऋग्वेद को यूनेस्को ने भी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता दिया है कि यह सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ जो है, इसको मान्यता दिया गया है, इसको माना गया है, प्रमाणित है। तो इसमें तो सभा और समिति का उल्लेख है। तो क्या 600 ईसा पूर्व को सही मानना चाहिए या 1500 से 1000 ईसा पूर्व? ऑब्वियसली इससे भी 400 या 500 साल पहले की बात है। तो लोकतंत्र की शुरुआत सीधे सीधे सिर्फ एथेंस को कोट करते हुए, हाँ आधुनिक लोकतंत्र माना जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र की शुरुआत एथेंस से मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो जब लोकतंत्र की बात आएगी तो निश्चित रूप से भारत की बात आएगी, और जब भारत की बात आएगी तो हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से सुदृढ़ है। और सुदृढ़ इस बात का है कि 1947 से लेकर अब तक हम लोगों ने दृढ़तापूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये बहुत ही बड़ी सफलता और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और आप जानते हैं कि विधिवत रूप से हमारा संविधान भी 26 जनवरी 1950 को, कब? गणतंत्र दिवस तो याद होगा ना, 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया भी। लोकतंत्र हमारे, तो एक तरह से ये लोकतंत्र हमारे नर्व में है। इंडिया के जो नर्व सिस्टम है उसमें लोकतंत्र है, लेकिन विधिवत रूप से संविधान में हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तरीके से क्या किया कि भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया, भारत को लोकतांत्रिक देश माना गया।